Hi again, I hope you are doing great. In the last video helped you in the revision of chapter number 7. In this video, I have covered chapter number 2. So without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2 कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। इसके अंदर सबसे पहले दिया मीनिंग ऑफ ऑपरेशन। तो कुछ केस लॉज जो है उसमें उन्होंने डिस्कस करें। सबसे पहला है शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड। इसमें बोला गया था कि ऑपरेशन कब माना जाएगा, जब मैनेजमेंट गिल्टी है ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस या मिसकंडक्ट, कॉन्टिन्यूस एक्ट होना चाहिए, डिपार्चर होना चाहिए फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ फेयर डीलिंग और कंडक्ट, कंप्लेंट जो है वो इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर जो है वो फाइल होनी चाहिए, और शेयर होल्डर जो कंप्लेन कर रहा है वो अंडर बर्डन होना चाहिए ड्यू टू दी हार्श एंड रॉन्गफुल एक्ट। तो ये आप कैसे याद रख सकते हो, मैड सीएस की मदद से। ठीक है, मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिजेंस, मिसकंडक्ट। A stands for continuous act, D stands for departure from the standard of fair dealing or conduct, C stands for complaint in the capacity of member, and S stands for shareholder complaining is an under burden, harsh and wrongful act. उसके बाद एक और केस लॉ दिया है, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस ए नागेश्वरा राव। इसके अंदर ये हुआ था कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पेटिशन फाइल करी थी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसमैनेजमेंट बाय द डायरेक्टर्स, और कोर्ट ने ये पाया था कि वाइस चेयरमैन ने ग्रॉसली मिसमैनेज करें अफेयर्स कंपनी के, ड्रॉ आउट करें कंसिडरेबल अमाउंट उसके पर्सनल पर्पस के लिए, और लार्ज अमाउंट जो है वो ड्यू है टू द गवर्नमेंट फॉर चार्जेस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कंसिडर करते हुए कोर्ट ने अकॉर्डिंगली अपॉइंट करे थे 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, वेस्टिंग इन देम ऑल द पावर्स ऑफ द डायरेक्टोरेट। तो यहाँ पर भी ऑपरेशन जो है वो हुआ था। देन सिंगल एक्ट को लेकर के यहाँ पर एक चीज बोली है, महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केस में सिंगल एक्ट जनरली नॉट टेंटमाउंट टू ऑपरेशन, हाउएवर सिंगल एक्ट मे अमाउंट टू ऑपरेशन इफ इट्स ill effects are of continuing nature and will deprive the member of all his rights for all the times in the future। तो ऐसे तो सिंगल एक्ट को हम ऑपरेशन नहीं मानते, बट मान सकते हैं अगर उसके इल इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और डिप्राइव करेंगे मेंबर को उसके राइट्स से फॉर ऑल द टाइम्स इन द नियर फ्यूचर। देन निडल इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का केस है जिसमें बोला कि आइसोलेटेड एक्ट्स नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन बट सीरीज ऑफ एक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन विच आर इलीगल और इरेगुलर मे अमाउंट टू ऑपरेशन। तो आइसोलेटेड एक्ट्स जो है उनको तो ऑपरेशन नहीं माना जाएगा, बट जितने भी एक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है और जो इलीगल है, इरेगुलर है, वो ऑपरेशन माने जा सकते हैं। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद एक पॉइंट था कि माइनर एक्ट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट जो होते हैं वो ऑपरेशन नहीं माने जाएंगे। ये हेल्ड करा गया था ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी के अंदर। उसके बाद मेंबर जो है वो कंप्लेन करता है ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, तो ही वो ऑपरेशन में आएगा, जो आगे हमने मैड सीएस के अंदर भी एक बार पढ़ लिया। ये हेल्ड हुआ था बेलाडोर सिल्क लिमिटेड के अंदर। देन हायर्स जो है वो अप्लाई करते हैं फॉर दी ट्रांसमिशन, प्लस जो उनकी एप्लीकेशन है फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट वो पेंडिंग रहती है कोर्ट के अंदर, और जो कंपनी है वो क्या करती है, इलीगल अलॉटमेंट कर देती है, ठीक है, बाय द रिस्पोंडेंट यानी बाय द कंपनी टू देमसेल्व्स, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली वो इलीगल अलॉटमेंट कर देते हैं। तो हायर्स जो है उनके पास में राइट होता है टू अप्लाई फॉर ऑपरेशन। ये इस केस में हेल्ड हुआ था जयमहल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। देन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर प्लस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सेट असाइड बिकॉज डन टू ओनली वन मेंबर एंड नॉट ऑन प्रो राटा बेसिस। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर हुआ था एक तो, और दूसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करा गया था, लेकिन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो करा गया वो एक ही मेंबर को करा गया, प्रो राटा बेसिस पे नहीं करा गया। तो इसको भी बोला गया कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट माना जाएगा। ये हेल्ड हुआ था भागीरथ अग्रवाल वर्सेस तारा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये सारे केस लॉज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक केस लॉ है मिस्टर वासुदेव पी हांजी एंड अदर्स का। इसमें बोला है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। देन एक है डेल एंड कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसमें बोला इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉर दी सोल पर्पज ऑफ गेनिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी वुड अमाउंट टू ऑपरेशन। तो अगर आपने इंक्रीज करी है शेयर कैपिटल कंपनी की बट सिर्फ इस पर्पज के लिए कि कंट्रोल जो है वो गेन करा जा सके कंपनी के ऊपर, तो वो ऑपरेशन माना जाएगा। देन चंद्र कृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्नालाल गिरधारी लाल प्राइवेट लिमिटेड का एक केस है जिसमें बोले नॉन अवेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स जो है दिस विल अमाउंट टू मिसमैनेजमेंट। देन नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स जो है और जो फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट है दिस विल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। तो नॉन अवेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड बैलेंस शीट ये सब ऑपरेशन में नहीं आएगा, बट नॉन अवेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो मिसमैनेजमेंट में जरूर आएगा, विल अमाउंट टू मिसमैनेजमेंट। ठीक है, तो उसमें मिसमैनेजमेंट वाले जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे।
तो ये आपको जो है स्टार्टिंग में जो कुछ केस लॉज दिए उसमें वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 241 जिसमें बताया एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केसेस ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें बोला है कि सब सेक्शन 1 जो है उसके अंदर बोला है एप्लीकेशन बाय मेंबर, कोई भी मेंबर कर सकता है जो कि एलिजिबल है एज पर सेक्शन नंबर 244। और वो किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनिंग दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी पास्ट प्लस प्रेजेंट conducted in manner prejudicial to public interest or him or member or members or company, and second material change हुआ in the management or control of the company due to alteration of BOD or manager या ownership of shares, or if no share capital then change in uh, membership which caused or likely to cause affairs to be prejudicial to company or member या members। मटेरियल चेंज जो यहाँ पे लिखा है उसमें चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर्स एंड ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो नहीं लेना है आपको। उसके बाद 244 में कौन होगा एलिजिबल, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर 100 और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लोअर, और मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी प्लस पेमेंट ऑफ ऑल द कॉल्स मेड, जो भी कॉल्स वगैरह करेगा उन्होंने उसका भी पेमेंट कर दिया। दूसरा कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में एटलीस्ट 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स। इसमें एक पॉइंट है कि प्रोवाइडेड ट्रिब्यूनल ए और बी में दी गई कंडीशन को वेव कर सकती है अगर उसको सही लगता है तो ए और बी की कंडीशन को वेव करा जा सकता है और पेटिशन जो उसको एडमिट करा जा सकता है, एप्लीकेशन जो उसको एडमिट करा जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल। और इसमें एक और चीज कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाले में कि मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली शैल बी काउंटेड एज 1, तो उनको 1 ही काउंट करा जाएगा। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक हो गया सबसेक्शन 1 में एप्लीकेशन बाय मेंबर, दूसरा सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें बोले सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड, यानी जो प्रेजेंट अफेयर्स हैं उसके दे आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद में इसमें एक जो थर्ड वाला सबसेक्शन है सर्कमस्टांसेस इन विच सीजी में डायरेक्ट द ट्रिब्यूनल टू होल्ड इंक्वायरी एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन एज टू वेदर अ पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें सीजी जो है वो डायरेक्ट कर सकता है ट्रिब्यूनल को किस चीज को लेकर के, कि whether the person is fit and proper to hold the office of director or any other office connected with the management of the company। तो इसमें सबसे पहले दिया है एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट इज गिल्टी ऑफ, कोई भी पर्सन जो कि कंसर्न है इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी वो गिल्टी है फ्रॉड का, मिसफिजेंस का, परसिस्टेंट नेग्लिजियंस का, डिफॉल्ट का इन कैरिंग आउट द ऑब्लिगेशंस या फंक्शंस अंडर द लॉ, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। ठीक है, उसके बाद सेकंड बिजनेस ऑफ द कंपनी नॉट कंडक्टेड एज पर दी साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज, आप बोल लो, ठीक है, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज और दी कमर्शियल प्रैक्टिसेस, बिजनेस उस तरीके से कंडक्ट नहीं करा जा रहा है। देन कंपनी मैनेज्ड एंड कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच कैन कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मैनेज्ड एंड कंडक्टेड इन अ मैनर जो कि क्या कॉज कर सकता है इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री या बिजनेस। Then business conducted by such person with intent to defraud the creditors or member or any person or for a fraudulent or unlawful purpose। तो ये चार सर्कमस्टांसेस में सीजी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है ट्रिब्यूनल को, ठीक है, डायरेक्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट नहीं, डायरेक्ट कर सकता है ट्रिब्यूनल को टू होल्ड द इंक्वायरी एंड रिकॉर्ड अ डिसीजन एज टू वेदर अ पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये आपको जो है पूरी चीज याद रखनी है 241 के अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 244 सबसेक्शन 2। इसके अंदर बोला है कि द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 may make an application on behalf of other members and for the benefit of all after obtaining the written consent of such other members। तो वो दूसरे मेंबर्स के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, बट आपको रिटर्न कंसेंट जो है वो पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा उन मेंबर्स को और फिर उसके बाद में आप उनके बिहाफ पे भी एप्लीकेशन कर सकते हो। सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कि ओनली मेंबर इज एलिजिबल, शेयर होल्डर इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, पर्सन मेंशन्ड एज बेनिफिशियरी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल एलिजिबल है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो भी एलिजिबल है। उसके बाद मेंबर होल्डिंग पार्टली पेड अप शेयर वो भी एलिजिबल है। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि जो भी कॉल्स वगैरह कर गए थे वो आपने पूरे पे कर दिए, पार्टली पेड अप शेयर है वो चलेगा बट कॉल्स वगैरह में डिफॉल्ट ना हो। बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग दी शेयर्स इन कंपनी इज आल्सो एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन। डिबेंचर होल्डर वेदर होल्डिंग कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एलिजिबल नहीं है, डिबेंचर होल्डर जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज हमको रखनी, चाहे आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरा अदर स्टेक होल्डर्स भी एलिजिबल नहीं है।
However, member can complain of the act prejudicial to other stakeholders as the provision covers the public interest. member अगर चाहे तो कर सकता है, ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे, बिकॉज स्टेक होल्डर्स जो है वो भी पब्लिक, स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कवर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि क्या मेंबर उनके बिहाफ पे कर सकते हैं। आंसर इज यस। तो अगर आपको पूछ लिया जाता है कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हो कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। और जो एलिजिबल नहीं है उस केस में क्या मेंबर उसके बिहाफ पे कर सकता है। द आंसर इज यस, बिकॉज उसका जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कवर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 242। इसमें सब सेक्शन 1 जो इसमें लिखा है कि ट्रिब्यूनल में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन कि कंपनी के अफेयर्स जो है वो प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स और कंपनी और पब्लिक, एंड वाइंडिंग अप वुड प्रेजुडाइज सच मेंबर्स। वाइंडिंग अप के कारण क्या होगा, वो मेंबर्स जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रेजुडिकली अफेक्ट होगा। बट अदरवाइज द फैक्ट्स मेक इट जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी। तो जो भी फैक्ट्स वगैरह है वो जो है उससे ये चीज लगती है कि यार बिल्कुल ग्राउंड्स प्रेजेंट है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाना चाहिए। फैक्ट्स के बेसिस पे समझ में आता है कि ग्राउंड्स हैं ऐसे जिसके बेसिस पे जस्ट और इक्विटेबल होगा वाइंड अप करना। लेकिन वाइंडिंग अप से क्या होगा, प्रेजुडाइज हो जाएगा इंटरेस्ट मेंबर का या मेंबर्स का। तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास ना करते हुए इस सेक्शन के अंदर क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर ये बोला है कि ऑर्डर जो पास करेगी ट्रिब्यूनल वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है। ऑर्डर में प्रोवाइड फॉर फर्स्ट रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। सेकंड, परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर बाय एनी मेंबर और कंपनी। थर्ड, इफ परचेज बाय कंपनी तो कॉन्सिक्वेंट जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है उसके लिए ऑर्डर पास हो सकता है। फोर्थ इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिफ्थ के अंदर है टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एमडी या फिर एनी अदर डायरेक्टर या मैनेजर। और सिक्स के अंदर है टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ एनी अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड अदर पर्सन। और यहां पर नो सच अग्रीमेंट शैल बी टर्मिनेटेड, सेट असाइड या मॉडिफाइड एक्सेप्ट आफ्टर ड्यू नोटिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पार्टी कंसर्न। तो यहां पर जब आप टर्मिनेट, सेट असाइड कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो तो आपको नोटिस भी देना है और कंसेंट भी लेना है अदर पर्सन का। उसके बाद सेवेंथ में बोला है सेटिंग असाइड ऑफ एनी ट्रांसफर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशन, अदर एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मेड और डन बाय और अगेंस्ट द कंपनी विद इन 3 months बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन इफ मेड बाय और अगेंस्ट द इंडिविजुअल इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में किसी इंडिविजुअल जो है उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन वगैरह करी जा रही है, मतलब ट्रांसफर करा जा रहा है बेसिकली, ठीक है, ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है या डिलीवरी ऑफ गुड्स वगैरह है। तो इफ मेड बाय और अगेंस्ट द इंडिविजुअल इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग डीम्ड एज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, इसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मान लिया जाता है, ये आईबीसी में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि सेट असाइड कर देंगे कोई भी ट्रांसफर, डिलीवरी ऑफ गुड्स या पेमेंट या एग्जीक्यूशन या कोई भी दूसरा एक्ट जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है विच इज मेड और डन बाय और अगेंस्ट द कंपनी विद इन 3 months बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसके पहले जो 3 months है, प्रिसीडिंग 3 months जो है उस दौरान जो भी ट्रांसफर करा गया होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स करी गई होगी, पेमेंट एग्जीक्यूशन हुआ होगा, कोई भी दूसरा एक्ट परफॉर्म करा होगा इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। और अगर ये चीज करी गई है बाय और अगेंस्ट द इंडिविजुअल इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग तो उसको क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मान लिया जाएगा। एट्थ वाला जो पॉइंट उसमें बोले रिमूवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर एनी अदर डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजर ऑफ द कंपनी। देन नाइन्थ वाले में बोला है रिकवरी ऑफ द अनड्यू गेन्स मेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर या मैनेजर। अब इसमें दो चीजें, ठीक है, कि रिकवरी ऑफ अनड्यू गेन्स फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज सच एंड द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिकवरी इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू आईपीएफ और रीपेमेंट टू आइडेंटिफिएबल विक्टिम्स। तो जो भी वो अनड्यू गेन्स उसने मतलब जो भी अनड्यू गेन उसने उसको मिला है, ठीक है, जो भी गलत तरीके से उसको फायदा मिला है उसकी रिकवरी करी जाएगी। और ये किस फायदे की बात कर रहे हैं, जब वो टेन्योर
में था, यानी जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर या फिर मैनेजर की कैपेसिटी में एक्ट कर रहा था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जो भी अनड्यू गेन्स वगैरह उसको मिले हैं, ठीक है, उसकी रिकवरी कर ली जाएगी। और दूसरी चीज, जो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है वो भी बताया जाएगा। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में या तो आईपीएफ में वो पैसा भेज दिया जाएगा, या फिर अगर आइडेंटिफिएबल विक्टिम्स हैं कि किन से जो है अनड्यू गेन डायरेक्टर को हुआ था वो पता चल जाता है, तो उनको वो पैसा जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। 10th वाले पॉइंट में लिखा है मैनर इन विच द मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर मे बी अपॉइंटेड सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्डर रिमूविंग द एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर है उसको लेकर के भी जो है मैनर वगैरह बता सकते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर या रिक्विजिट नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर रिपोर्टिंग टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर्स वगैरह फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग। 12th इज इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट एज मे बी डीम फिट बाय द ट्रिब्यूनल। जो भी कॉस्ट वगैरह इंपोज करनी है इंपोज कर सकती है ट्रिब्यूनल ऑर्डर के थ्रू। एंड लास्टली एनी अदर मैटर इन द ओपिनियन ऑफ द ट्रिब्यूनल, अगर जस्ट एंड इक्विटेबल है, दैट प्रोविजन शुड बी मेड उस चीज के लिए, तो उसको लेकर के भी ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है। थर्ड जो है सबसेक्शन 3 जो है उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि जो भी ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है वो फाइल करी जाएगी टू द आरओसी विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर। ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी फाइल करी जाएगी आरओसी के साथ 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर। देन फोर्थ में लिखा है ट्रिब्यूनल में पास इंटरीम ऑर्डर, इंटरीम ऑर्डर भी पास कर सकती है ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ट्रिब्यूनल इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले, ठीक है, लाइक फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम इंश्योर कर रहे हैं कि यार कुछ ऐसा सच में भी हुआ या नहीं हुआ जो कि प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर कंपनी या पब्लिक। उसके बाद 4A जो है, 4A के अंदर लिखा है एट कंक्लूजन ऑफ केस NCLT shall record the decision and decide whether the person is fit and proper to hold the office of director or any other office of मैनेजमेंट। कंक्लूड जब हो जाएगा केस उसके बाद एनसीएलटी रिकॉर्ड कर लेगी डिसीजन और डिसाइड करेगी कि जो भी पर्सन है वो फिट और प्रॉपर है नहीं टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर या कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट। 5 एंड 6 में क्या लिखा है, 5 और 6 में लिखा है कि अगर ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी मेक द अल्टरेशन इन एमओ एंड एओए, किस ऑर्डर की बात हो रही है, जो वो 242 सबसेक्शन 2 में पास कर सकती है, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी मेक अल्टरेशन इन एमओ एंड एओए, company cannot make any alteration which is inconsistent with that of made by that order except with the permission of the NCLT। तो अगर आप ऐसे तो आप नहीं कर सकते, मगर आप अगर करना चाहते हो तो आपको एनसीएलटी से क्या लेना पड़ेगी, पहले परमिशन जो है वो लेना पड़ेगी। उसके बाद में आप कोई भी अल्टरेशन कर सकते हो एमओ या एओए के अंदर जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द अल्टरेशन मेड बाय द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। और दूसरी एक चीज, सच अल्टरेशन शैल हैव द सेम इफेक्ट, ठीक है, जो एनसीएलटी के ऑर्डर से अल्टरेशन होगा उसका सेम इफेक्ट होगा एज इफ इट इज डन बाय द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो एनसीएलटी ने जो भी अल्टरेशन करा है ऑर्डर पास करके एमओआर एओए में, हम मान के चलेंगे कि वो सेम है जैसा कि कंपनी जो है वो करती है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसका इफेक्ट सेम होगा। अच्छा, उसके बाद जो भी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर अल्टरिंग द एमओ एंड एओए वो भी आरओसी को जो है वो फाइल करी जाएगी विद इन 30 days। सर्टिफाइड कॉपी उस ऑर्डर की भी फाइल करी जाएगी 30 days के अंदर अंदर। उसके बाद में सबसेक्शन 8 जो है उसके अंदर लिखा है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 5 पर, अगर सबसेक्शन 5 आपने कॉन्ट्रावेन करा यानी कि आपने कोई भी ऐसा अल्टरेशन करा एमओ या एओए में जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द अल्टरेशन मेड बाय द ऑर्डर पास बाय द एनसीएलटी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन होने पर कंपनी को फाइन लगेगा 1 लाख से 25 लाख का और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लगेगा 25,000 से 1 लाख का। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये जो सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 8 है आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 242 के अंदर पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 243 कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट। सबसेक्शन 1 में इसमें लिखा है कि ऑर्डर जो पास करेगी ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 242 में shall not give rise to any claims against the company by any person for damages or for compensation for loss of office। तो जैसे वहां देख रहे थे हम कि रिमूवल हो सकता है एमडी का, मैनेजर का, किसी भी दूसरे डायरेक्टर का, तो वो ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि
हम हमारा मतलब हमको ऑफिस से निकाला जा रहा है, तो जो भी डैमेजेस और कंपनसेशन है वो आप हमको पे करो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, नो मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर या मैनेजर जिसका अग्रीमेंट टर्मिनेट या सेट असाइड हुआ है shall for a period of 5 years from the order terminating or setting aside the agreement without the tribunal's permission appointed as the managing director, other director, manager of the company, उसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं 5 साल तक मैनेजर या एमडी अदर डायरेक्टर कंपनी का। तो ये चीज इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। और सबसेक्शन 1 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, जो बी वाला पॉइंट है उसमें हम बात कर रहे हैं टर्मिनेट या सेट असाइड की। अगर मॉडिफाई हुआ है अग्रीमेंट किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर, मैनेजर का, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मॉडिफाई हुआ है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बी वाले पॉइंट में ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। इसमें बोला है कि subsection 1 capital A provides that person who is not fit and proper person as per section number 242 subsection 4 capital A shall not hold the office of director or any other office connected with the conduct of management of affairs of the company for a period of 5 years from the date of said decision under section number 242 subsection 4 capital A। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर ये हेल्ड कर दिया गया 242 सबसेक्शन 4 ए में कि कोई भी पर्सन फिट और प्रॉपर नहीं है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर कंसर्न विद द कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, तो वो होल्ड नहीं करेगा ऑफिस डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी 5 सालों के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सेट डिसीजन अंडर सेक्शन नंबर 242 सबसेक्शन 4 कैपिटल ए। अच्छा, सबसेक्शन 1 कैपिटल ए जो इसमें एक पॉइंट है कि प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल यानी परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल परमिट सच पर्सन टू होल्ड द ऑफिस बिफोर द सेट पीरियड ऑफ 5 ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है बट परमिशन से ट्रिब्यूनल की। और लीव ऑफ ट्रिब्यूनल को लेकर के एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि एनसीएलटी जो है वो ग्रांट नहीं करेगी लीव। लीव का मतलब यहाँ पे परमिशन। एनसीएलटी शेल नॉट ग्रांट दी परमिशन अनलेस दी नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव सर्व्ड ऑन सीजी। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव जो है वो उसका नोटिस ना दिया गया हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोवाइडेड सीजी ऐसा कर सकती है विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल, बट सीजी को भी एक एप्लीकेशन जो है वो कौन देगा, वो कंसर्न पर्सन जो है वो देगा। ठीक है, तो जो कंसर्न पर्सन है पहले वो नोटिस देगा सीजी को। ठीक है, किस चीज का नोटिस, द नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव। और फिर सीजी जो है वो परमिशन ट्रिब्यूनल की लेने के बाद में उस पर्सन को अलाउ कर सकती है टू होल्ड द ऑफिस बिफोर द सेट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो एनसीएलटी तब तक परमिशन नहीं देगा जब तक कि वो नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अप्लाई फॉर लीव सर्व ना करा गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद 1B जो इसके अंदर लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस एक्ट एनी अदर लॉ, एनी कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडम या आर्टिकल on the removal of a person from the office of a director or any other office connected with the management of the company, that person shall not be entitled or be paid any compensation for the loss or termination of office। तो चाहे इस एक्ट में कुछ भी लिखा हो, किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो, मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हो या आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिमूवल होता है पर्सन का फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो दैट पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड और बी पेड एनी कंपनसेशन फॉर द लॉस और टर्मिनेशन ऑफ office irrespective of whatever is written in the act, other law, any contract, memorandum या आर्टिकल। या 1B में ध्यान रखोगे। और उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है उसके अंदर क्या लिखा है, सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा है कि एनी पर्सन हु एक्ट्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर, कोई भी पर्सन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है, अदर डायरेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है, मैनेजर के तौर पे एक्ट कर रहा है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 243(1)B और 243(1)A। ठीक है, तो 243(1)B वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है, क्लॉज बी जो हमने पढ़ा जिसमें जिसका अग्रीमेंट टर्मिनेट या सेट असाइड हुआ वो वाला, और दूसरा 243(1)A यानी कि जहां पे वो फिट एंड प्रॉपर नहीं है। अगर आप इन दोनों को वॉयलेट करते हुए ऑफिस जो है वो क्या करते हो, होल्ड करते हो मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर या मैनेजर का, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इन एवरी अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज पार्टी टू सच कॉन्ट्रावेंशन, और दूसरा हर एक डायरेक्टर जो कि पार्टी है टू सच कॉन्ट्रावेंशन शेल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख और बोथ। तो ये आप चीज याद रखोगे सबसेक्शन 2 के अंदर। इसमें आपको पनिशमेंट बताया हुआ है कि अगर आप 243(1)B या 243(1)A को वायलेट करते हुए भी कंटिन्यू रखते हो टू होल्ड द ऑफिस,
तो आप भी और आपके साथ जो भी दूसरा डायरेक्टर मिला हुआ है, ठीक है, जो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रावेंशन है, वो भी क्या हो जाएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख और बोथ। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 56, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें सबसेक्शन 1 में ये लिखा है कि कंपनी शेल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, और जहां पर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट आप रजिस्टर नहीं करोगे, ठीक है। उस ट्रांसफर के अलावा या उस ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के अलावा या उस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के अलावा जो पर्संस जिनका नेम एज होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट एंटर्ड है इन डिपॉजिटरीज रिकॉर्ड्स, unless a proper instrument of transfer in the prescribed form, duly stamped, dated, and executed by or on behalf of the transferor or the transferee, and specifying the name, address, and occupation, if any, of the transferee, delivered to the company by the transferor or transferee within a period of 60 days from the date of एग्जीक्यूशन। 60 दिन के अंदर अंदर वो इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, ड्यूली स्टाम्प्ड होना चाहिए, डेटेड और एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। अब डेटेड और एग्जीक्यूटेड होना चाहिए बाय या और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर या ट्रांसफरी, एंड स्पेसिफाइंग द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी ऑफ द ट्रांसफर डिलीवर नहीं कर दिया जाता कंपनी को कितने दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, अलॉन्ग विद द सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट, एंड इफ नो सर्टिफिकेट देन लेटर ऑफ अलॉटमेंट, या तो सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट के साथ या फिर अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ। तो ये आपको याद रखना है 56 सबसेक्शन 1 के अंदर। दूसरा इसमें एक चीज है कि व्हाट इफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉस्ट और प्रेजेंटेड लेट, क्या होगा अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर घूम जाता है या फिर लेट प्रेजेंट करा जाता है। कंपनी रजिस्टर कर सकती है ट्रांसफर को ऑन सच इंडेमनिटी टर्म्स एज द बीओडी थिंक्स फिट। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है, इंडेमनिटी का मतलब है कि जो भी ट्रांसफरी या ट्रांसफरर है, ठीक है, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट देगा उसको एक इंडेमनिटी जो है फॉर्म है या जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो भी आप बोल दो, ठीक है, इंडेमनिटी का वो एंटर करना पड़ेगा कंपनी के साथ कि अगर कंपनी को रजिस्टर कर देने पे ट्रांसफर आगे चल करके कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो व्यक्ति करेगा, ठीक है, या तो वो ट्रांसफरर हो सकता है या ट्रांसफरी हो सकता है। तो ऐसा करने पे कंपनी जो है वो रजिस्टर कर सकती है ऑन सच टर्म्स एज टू इंडेमनिटी एज द बोर्ड में थिंक फिट। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो इसके अंदर ये लिखा है कि सबसेक्शन 1 में जो लिखा है उससे कंपनी का राइट प्रेजुडाइज नहीं होगा टू रजिस्टर द ट्रांसमिशन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी पर्सन टू हुम राइट हैज बीन ट्रांसमिटेड। बिकॉज 1 में तो ये लिखा है ना कि अगर आपको रजिस्टर करना है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट तो वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, बट ट्रांसमिशन के केस में द ट्रांसमिशन विच इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, उस केस में अगर सिर्फ एक इंटीमेशन भी मिल जाता है ट्रांसमिशन का किसी भी पर्सन से जिसको राइट ट्रांसमिट करा गया है तो कंपनी जो है वो ट्रांसमिशन को रजिस्टर कर सकती है, दो यहाँ पे कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा है। सबसेक्शन 3 में लिखा है जो भी एप्लीकेशन है बाय द ट्रांसफरर अगर अलोन आती है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट, जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, वो किससे मिल रही है, वो मिल रही है ट्रांसफरर से, इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन एंड रिलेट्स टू पार्टली पेड अप शेयर्स। तो दो चीजें, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन प्लस दैट एप्लीकेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। तो ट्रांसफर रजिस्टर मत करो, पहले कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी एप्लीकेशन का टू द ट्रांसफरी, एंड ट्रांसफरी ने अगर बोला कि कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, वो नो ऑब्जेक्शन दे देता है टू द ट्रांसफरर, मतलब टू द ट्रांसफर, सॉरी, ट्रांसफरी ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया टू दैट ट्रांसफर विद इन 2 वीक्स ऑफ द नोटिस, उसके बाद में ही कंपनी जो इस ट्रांसफर को रजिस्टर करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एप्लीकेशन ट्रांसफरर अकेला दे रहा है और वो रिलेटेड है पार्टली पेड अप शेयर से तो ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करा जाएगा, पहले कंपनी एक नोटिस देगी एप्लीकेशन का ट्रांसफरी को, और ट्रांसफरी अगर नो ऑब्जेक्शन दे देता है टू द ट्रांसफर विद इन 2 वीक्स ऑफ द नोटिस तो फिर जो है रजिस्टर कर लिया जाएगा। ऐसा क्यों करा जा रहा है, बिकॉज ये पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और पार्टली पेड अप शेयर्स में जो भी कॉल्स वगैरह अभी नहीं करे गए वो पे किसको करने पड़ेंगे, ट्रांसफरी को, एक बार शेयर अगर उसके नाम पे रजिस्टर हो गए तो क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अराइज होने वाली है ट्रांसफरी की, इसीलिए हम पहले उसको एक बार बताते हैं कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास में आई है, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है। तो ये एक चीज आपको रखनी, टाइमलाइन याद रखना, 2 वीक्स ऑफ द नोटिस के अंदर अंदर उसको अपना नो ऑब्जेक्शन जो है वो देना है। उसके बाद सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट दी है अलॉटमेंट टू सब्सक्राइबर्स को लेकर के 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को लेकर 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट,
मतलब 2 मंथ्स इसमें आ जाएगा, जो 2 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ एनी ऑफ इट शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स के केस में 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के केस में 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये टाइम लिमिट किस चीज के, टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट कितने टाइम में दे देना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सबसेक्शन 5 में जो है क्या बोला उन्होंने कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, अगर ट्रांसफर हो रहा है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट ऑफ डिसीज पर्सन, ठीक है, बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो वैलिड होगा इवन इफ, कब वैलिड होगा, इवन इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ होल्डर देयर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन मेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो ट्रांसफर कौन कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, वो वैलिड होगा इवन इफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्डर नहीं है उस इंटरेस्ट का या सिक्योरिटी का, be valid as if the same had been made by the holder at the time of execution of the instrument of ट्रांसफर। तो जो व्यक्ति मर गया है उसका इंटरेस्ट अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे किसी को दे रहा है, क्या उसको वैलिड माना जाएगा? द आंसर इज यस, उसको कंप्लीटली वैलिड माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन नंबर 72 जो इसमें क्या बोला है, अगर शेयर होल्डर नॉमिनेट करता है किसी भी पर्सन को, देन डेथ होने पर शेयर होल्डर की, ठीक है, डेथ पर ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर ओनली टू द नॉमिनी विच इज ड्यूली नोटिफाइड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर शेयर होल्डर ने किसी को नॉमिनेट कर दिया तो कंपनी ऑब्वियसली उसी को क्या करेगी, जो भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर देगी, और उसके अलावा कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। In case of claim या dispute in this regard, the decision of the court shall be final and binding। अगर कोई डिस्प्यूट होता है या क्लेम अराइज होता है इस चीज को लेकर, तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। सबसेक्शन 6 में लिखा है कि 1 से 5 जो इसका कॉन्ट्रावेंशन अगर होता है तो क्या होगा, बट अब ये रेलिवेंट नहीं है बिकॉज ये हटा दिया गया है। ठीक है, ये जो पहले अलग अलग दिया हुआ था कि कंपनी के ऊपर कितना लगेगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना लगेगा, अब से भी हो चुका है कि पेनल्टी लगेगी सीधे सीधे कितने की, 50,000 रुपए की, दोनों ही केसेस में, कंपनी पे भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे ओनली पेनल्टी ऑफ 50,000। तो जो पहले इसमें था कि कंपनी पे 25,000 से 5 लाख होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 10,000 से 1 लाख होगा, वो अब हटा दिया जा चुका है। तो आपको याद रखना है ओनली पेनल्टी ऑफ 50,000 अगर 1 to 5 का आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो। इसके बाद दिया है सेक्शन नंबर 57 जिसमें बोला है पनिशमेंट फॉर द पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। तो आप एक्चुअली में शेयर होल्डर नहीं हो, बट आप क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो एज अ शेयर होल्डर, पर्सोनेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो पनिशमेंट फॉर द पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, इसमें बोला है कि इफ एनी पर्सन डिसीटफुली पर्सोनेट्स एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और ऑफ एनी शेयर वारंट और कूपन इशूड इन परजुएंस ऑफ दिस एक्ट एंड देयर बाय ऑब्टेन्स और अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन, क्या चीज, एनी सिक्योरिटी, एनी सच सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, शेयर वारंट या कूपन, वो ऑब्टेन कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है टू ऑब्टेन एनी सच सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, शेयर वारंट या कूपन, और रिसीव्स और अटेम्प्ट्स टू रिसीव एनी मनी ड्यू टू ओनर, रिसीव कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है रिसीव करने के लिए कोई भी पैसा जो कि ड्यू किसको है, ओनर को। तो इसका एग्जांपल हो गया डिविडेंड वगैरह। ठीक है, ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 से 3 साल तक की हो सकती है, एंड फाइन विच शैल रेंज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख। तो 1 से 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन जो इसको देना पड़ सकता है अगर वो पर्सोनेट कर रहा है, डिसीटफुली पर्सोनेट कर रहा है एज एन ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और ऑफ एनी शेयर वारंट और कूपन इशूड इन परजुएंस ऑफ दिस एक्ट, और वो ऐसा करने पर एंड देयर बाय, ऐसा करने पर ऑब्टेन कर लेता है या अटेम्प्ट करता है टू ऑब्टेन एनी सच सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, शेयर वारंट या कूपन, या फिर रिसीव या अटेम्प्ट टू रिसीव एनी मनी विच इज ड्यू टू ओनर। तो ये आपको पूरा याद रखना है सेक्शन नंबर 57 के अंदर। इसके बाद हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर 452। इसमें बोला है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथहोल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 1 में बोला अगर कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी का, किसी भी दूसरे पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, 452 सिर्फ किस केस में एप्लीकेबल है, ऑफिसर या एम्प्लॉय के केस में। तो अगर कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय जो है कंपनी का, वो रॉन्गफुली ऑब्टेन कर लेता है पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश ऑफ द कंपनी, या फिर हैविंग एनी सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश इन हिज पोजेशन, रॉन्गफुली विथहोल्ड्स इट, अपने पास रख करके रखता है, और नोइंगली अप्लाइज इट फॉर द पर्पस अदर देन मेंशन्ड इन द आर्टिकल एंड ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट, ही शैल ऑन कंप्लेंट ऑफ,
उसको क्या करा जाएगा, ऑफिसर और एम्प्लॉय को कंप्लेंट पे कंपनी की एनी मेंबर की, क्रेडिटर की या कॉन्ट्रीब्यूटर की भी पनिशेबल विद फाइन, जो कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो सकता है। और सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट द पर्सन टू डिलीवर और रिफंड द प्रॉपर्टी और कैश एंड द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम देम। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर करनी पड़ सकती है, या जो पैसा है वो रिफंड करना पड़ सकता है, और जो भी बेनिफिट्स वगैरह उसको अक्रू हुआ है उसके कारण वो भी वापस करना पड़ सकता है। कोर्ट उसको बोल सकती है ऐसा, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करता है, इन डिफॉल्ट का मतलब क्या है, आप वापस नहीं करते हो, आप डिलीवर या रिफंड नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। तो कोर्ट आपको डायरेक्ट कर सकती है डिलीवर या रिफंड करने के लिए प्रॉपर्टी या कैश एंड द बेनिफिट्स जो डिराइव हुए, और अगर आप नहीं करते हो तो अंडरगो करना पड़ेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। अब इसी के अंदर जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 के अंदर एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ था विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2021। उसमें क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ सच ऑफिसर और एम्प्लॉय शेल नॉट बी ऑर्डर्ड फॉर द रॉन्गफुल पोजेशन और विथहोल्डिंग ऑफ अ ड्वेलिंग यूनिट। तो अगर कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ने, ठीक है, रॉन्गफुल पोजेशन जो है वो या विथ होल्डिंग जो है वो करके रखा है किसका, ड्वेलिंग यूनिट का, जो कि कंपनी से उसको मिली थी, ठीक है, सिर्फ ड्वेलिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, किसी भी और प्रॉपर्टी की या कैश की बात नहीं कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ किसकी बात हो रही है, ड्वेलिंग यूनिट के रॉन्गफुल पोजेशन या विथ होल्डिंग की। अगर अच्छा, पहले क्या बोला, इम्प्रिजनमेंट ऑफ सच ऑफिसर और एम्प्लॉय शिल नॉट बी ऑर्डर्ड, किस पर्पस के लिए, फॉर द रॉन्गफुल पोजेशन और विथहोल्डिंग ऑफ अ ड्वेलिंग यूनिट, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कंपनी ने पे नहीं करा है उस ऑफिसर या एम्प्लॉय को एनी अमाउंट विच इज रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड या एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉय मेंटेन्ड बाय द कंपनी, या दूसरा पॉइंट, कंपनसेशन या लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट। तो या तो फंड का पैसा नहीं दिया, या कंपनसेशन या लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन जो है अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट, उसका जो अमाउंट है वो नहीं दिया है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं करेगी क्या चीज, इम्प्रिजनमेंट उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का, अगर उसने ड्वेलिंग यूनिट को रॉन्गफुल तरीके से पोजेस या विथहोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने उसको ये पैसा नहीं दिया, इसलिए हो सकता है कि वो ऐसा कर रहा हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पूरे 452 के अंदर। इसके बाद दिया है सेक्शन नंबर 58, जिसमें बोला है रिफ्यूजल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल। इसमें सबसेक्शन 1 में बोला है कि जो भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के केस में जो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होगा सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर, वो करा जाएगा स्ट्रिक्टली एज पर दी एओए ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी रिफ्यूज कर देती है टू रजिस्टर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, देन इट शैल गिव नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद इन 30 days प्लस रीजन टू द पर्सन ट्रांसफरर या ट्रांसफरी हु लॉन्च द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और गेव एन इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। तो पहले तो क्या बोल दिया कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में एओए के अकॉर्डिंग होगा, और अगर प्राइवेट कंपनी रिफ्यूज कर देती है रजिस्टर करने को लेकर के ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, देन इट शैल गिव नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल देना है 30 दिन के अंदर अंदर, प्लस रीजन भी देना है, किस पर्सन को देना है, जिसने लॉन्च करा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, वो ट्रांसफरर भी हो सकता है, ट्रांसफरी भी हो सकता है, या फिर जिसने इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन दिया था। तो ये आप याद रखोगे सबसेक्शन 1 के अंदर। इसके बाद जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर ये बोला है कि सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट इन पब्लिक कंपनी शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी आप जिसको चाहो उसको कर सकते हो, एओए के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्न होने वाला ये नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पे लिखी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 और मोर पर्संस विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, सेम शैल बी एनफोर्सिबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कि मैं उसी को ट्रांसफर करूंगा जो भी शेयर्स है, सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है मेरा उस कंपनी के अंदर, लेकिन मैं बाद में ये नहीं बोल सकता कि अरे ये तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है तो मैं किसी और को भी कर सकता हूं। नहीं, जब मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस पर्सन के साथ, तो जो वो ट्रांजैक्शन हम दोनों के बीच में हुआ है वो गवर्न करा जाएगा बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। वहां पे सबसेक्शन 2 वाली बात नहीं आएगी कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी किसी और को भी बेच सकते हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल बी गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एनफोर्स करा जाएगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सबसेक्शन 3 में लिखा है प्राइवेट कंपनी वाले केस में अपील टू ट्रिब्यूनल जो है वो कैसे होगी, तो अपील टू ट्रिब्यूनल करेंगे इफ कंपनी गिव्स रिफ्यूजल नोटिस 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस के अंदर अपील करना है, ठीक है।
ओनली कौन कर सकता है? ट्रांसफरी कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अपील जो है वो कौन कर सकता है? ट्रांसफरी ही सिर्फ कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफरी, नॉट द ट्रांसफरर, सिर्फ अपील कर सकता है। और अगर कंपनी रिफ्यूजल नोटिस देती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर कर सकता है रिसिप्ट ऑफ नोटिस। इफ नो इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी, अगर उसको कोई इंटीमेशन नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से, तो 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। 60 डेज के अंदर अंदर कब से? फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है प्राइवेट कंपनी वाले केस में अपील टू ट्रिब्यूनल में। उसके बाद पब्लिक कंपनी के केस में भी सिर्फ ट्रांसफर ही कर सकता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी रिफ्यूजल अगर कर देती है विथआउट सफिशिएंट कॉज, तो फिर उस केस में अपील होगी 60 डेज के अंदर अंदर कब से? फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। और अगर नहीं हुआ, नोटिस नहीं मिला है, तो 90 डेज फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, टाइम लिमिट टू मेक एन अपील टू द ट्रिब्यूनल कैन बी एक्सटेंडेड अगर सफिशिएंट रीजंस जो है वो एट्रीब्यूटेड है फॉर द डिले। सफिशिएंट कॉज अगर एग्जिस्ट करता है तो एक्सटेंड करे जा सकते हैं। इसको लेकर के एक यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका नाम क्या है? पीएलएस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड वर्सेस पोड्डार प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसमें क्या हेल्ड करा गया था? इसमें यह हेल्ड करा गया था कि ट्रांसफरी जो है, ठीक है, उसको वेट करना है फॉर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड बिफोर मेकिंग एन अपील। वो अपील करे उसके पहले उसको वेट करना है कि स्टिपुलेटेड पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में ही जो है वो अपील कर सकता है। बिकॉज जैसे यहाँ पर है ना कि यार जो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नोटिस, अब रिफ्यूजल नोटिस देने के लिए तो 30 दिन का टाइम है, तो वो 30 दिन का टाइम पूरा हो जाए उसके बाद में आप क्या करोगे? मतलब जहां पे आपको रिफ्यूजल नोटिस मिला है, रिफ्यूजल नोटिस जहां पर आपको मिल गया, बट रिफ्यूजल नोटिस देने के लिए उनके पास कितना टाइम है? कंपनी के पास 30 दिन का। तो पहले आप वेट करोगे क्या रिफ्यूजल नोटिस आपको मिलता है नहीं मिलता, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में आप क्या करोगे? अपील जो है वो करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि ट्रांसफरी हैज टू वेट, ठीक है, बिफोर मेकिंग एन अपील। उसके बाद में आता है ट्रिब्यूनल जो है वो क्या कर सकती है, ठीक है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल जो है वो आफ्टर हियरिंग द पार्टीज ऑर्डर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज और ऑर्डर फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, इन एडिशन में ऑल्सो ऑर्डर फॉर डैमेजेस। तो ऑर्डर कर सकती है रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए, दूसरा ऑर्डर कर सकती है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए, और जहां वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के लिए ऑर्डर कर रही है वहां पे साथ साथ में वो डैमेजेस का भी ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है कि डैमेजेस जो हुए हैं उसकी भरपाई करी जाए। व्हेन द ट्रांसफर या ट्रांसमिशन इज ऑर्डर, जब भी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑर्डर कर दिया जाता है, सेम शैल बी इफेक्चुएटेड बाय द कंपनी विद इन 10 डेज ऑफ द ऑर्डर। 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वो इफेक्चुएट करना होता है। और 58 सबसेक्शन 6 जो है उसके अंदर ये लिखा है कि अगर ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करा जाएगा तो कंसर्न पर्सन जो है वो लाइबल हो जाएगा फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 साल से लेके 3 साल तक, एंड फाइन 1 लाख से लेके 5 लाख तक, और ये कंपाउंडेबल भी नहीं है बिकॉज इसमें इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों चीजें इन्वॉल्व है। तो ये भी चीज आपको जो है इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। 58 सबसेक्शन 6 के अंदर। तो ये है पूरा सेक्शन नंबर 58। इसके बाद में दिया है सेक्शन नंबर 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसमें बोला इफ नेम ऑफ एनी पर्सन इज विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर और आफ्टर एंटरिंग ओमिटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिफॉल्ट इज मेड, ठीक है, या फिर अननेसेसरी डिले टेक्स प्लेस इन एंटरिंग द फैक्ट ऑफ हैविंग बिकम और सीज टू बी अ मेंबर, द पर्सन अग्रीव्ड और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी और द कंपनी, जो भी पर्सन अग्रीव्ड है वो या कोई भी मेंबर कंपनी का या कंपनी खुद अपील कर सकते हैं किसको? प्रिस्क्राइब फॉर्म में टू द ट्रिब्यूनल और टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया। उसके बाद नोटिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें जो है वो कुछ दे करके रखिए। आशा पुरानदारे वर्सेस इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बोला था कि माइनर टाइपोग्राफिकल ओमिशन अगर हो जाता है इट कैन नॉट बी सफिशिएंट कॉज फॉर द रिफ्यूजल, ठीक है। तो ये रिफ्यूजल के लिए सफिशिएंट कॉज नहीं बनेगा, ठीक है। रिफ्यूजल के लिए सफिशिएंट कॉज मतलब आप मना नहीं कर सकते कि हम एंटर नहीं करेंगे नाम जो है रजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद माइनर टाइपोग्राफिकल ओमिशन अगर होता है तो माइनर टाइपोग्राफिकल ओमिशन के बेसिस पे जो कंपनी है वो रिफ्यूज नहीं कर सकती है टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर इन द नेम ऑफ द कंसर्न
पर्सन, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ ट्रिब्यूनल को लेकर के एक पॉइंट दिया है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है, ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकती है, वो डिसमिस कर सकती है अपील को, या डायरेक्ट कर सकती है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, ठीक है, कि उसको रजिस्टर करा जाए विद इन 10 days, या डायरेक्ट कर सकती है रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, या फिर और ऑफ कंपनीज रजिस्टर इन दिस केस ऑल्सो डायरेक्ट दी कंपनी टू पे डैमेजेस इफ एनी, रेक्टिफिकेशन वाले केस में वो कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि उसको डैमेजेस भी पे करने पड़ सकते हैं। तो ये पावर ऑफ ट्रिब्यूनल कहाँ दिया हुआ है, 59 सबसेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। राइट टू अपील जो है, एक तो आपको यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, वहां पे अपील कौन कौन फाइल कर सकता है, पर्सन अग्रीव भी कर सकता है, कोई भी मेंबर भी कर सकता है, और कंपनी भी कर सकती है। लेकिन जब हम 58 पढ़ रहे थे तो 58 में तो सिर्फ कौन कर सकता था अपील, ट्रांसफर ही कर सकता था। तो ये भी एक अंतर है जो आपको याद रखना है 58 59 में। उसके बाद में इसमें एक मतलब इसमें अब लाइन से जो है आपको मीनिंग ऑफ सफिशिएंट कॉज को लेकर के अलग अलग केस लॉज जो है वो दिए हुए हैं। तो जैसे पहले दिया है बनारसी दास सराफ वर्सेस डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था, इसके अंदर ये चीज हेल्ड हुई थी, जहां पर भी मैंने भी लिखा हुआ है बनारसी दास सराफ वाला जो केस है, ठीक है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि सफिशिएंट का मतलब है एडिक्वेट इनफ एज मच एज मे बी नेसेसरी टू आंसर द पर्पस इंटेंडेड। उसके बाद इंडियन केमिकल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, जो इसमें ये हेल्ड हुआ था कि डायरेक्टर के पास जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है और डायरेक्टर्स को ये पावर एक्सरसाइज करनी है रीजनेबली और गुड फेथ में। देन उसके बाद एक जो केस था श्रीमती मलीना भारती राव वर्सेस गोथामी सॉल्वेंट ऑयल्स लिमिटेड। इसमें क्या हेल्ड करा गया था, इसमें हेल्ड ये करा गया था कि कंपनी नॉट ओनली ऑथराइज्ड द डायरेक्टर टू साइन द ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पेटिशनर बट आल्सो इफेक्टेड द ट्रांसफर विदाउट द शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी ने क्या करा था, ऑथराइज भी कर दिया डायरेक्टर को कि वो साइन कर दे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट पे ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर, और इफेक्ट भी कर दिया ट्रांसफर विदाउट द शेयर सर्टिफिकेट। तो इसको वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 56 माना गया एंड ओमिशन ऑफ पेटिशनर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर वाज विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट। टू रिस्टोर कंपनी को करना पड़ेगा नेम एंड रेक्टिफाई करना पड़ेगा रजिस्टर अकॉर्डिंगली। ये चीज इस केस में हेल्ड हुई थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ हो जाता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक केस लॉ और इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो ऊपर लिखा है राइट टू अपील वाले के अंदर, छोटू सूद वर्सेस भगवान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें यह हुआ था कि पावर जो है टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, जो भी पेटिशन फाइल हो रही है, क्या पेटिशन फाइल करी जा सकती है बाय एन अग्रीव पर्सन और कंपनी और एनी मेंबर सो लॉन्ग एज ही एस्टैब्लिशेस दैट नेम ऑफ एनी पर्सन इज एंटर्ड और ओमिटेड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर विदाउट सफिशिएंट कॉज। द आंसर इज यस। तो अगर किसी का नाम जो है वो एंटर नहीं करा गया तो हो सकता है कि वो अपील फाइल ना करे, बट क्या उसकी जगह पे कोई दूसरा मेंबर जो है या कंपनी खुद जो है वो नाम मतलब जो अपील है, ठीक है, नाम एंटर करवाने के लिए, रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए, क्या वो अपील कंपनी या कोई दूसरा मेंबर उस अग्रीव पर्सन के बिहाफ पे फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। तो ये हेल्ड हुआ था छोटू सूद वर्सेस भगवान फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के केस में। आशा पुरानदारी वर्सेस इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड वाला जो केस है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो हमको दोबारा से नहीं करना। एक किसमें केस हुआ था, गुलशन महिंद्रू वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें रीजन जो है दिया था कंपनी ने, रीजन गिवन बाय कंपनी दैट रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर दैट कंपनी had already transferred the duplicate share certificate to its registered owner and shares had been dematerialized। ये sufficient cause नहीं है for refusing the transmission of share या for refusing the rectification of register of member, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने तो ऑलरेडी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर्ड ओनर को दे दिया और शेयर्स जो है डीमेटलाइज कर दिए। नहीं, जो भी सही व्यक्ति है जिसको वो मिलना चाहिए उसके नाम में आपको ट्रांसफर या ट्रांसमिशन जो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये सफिशिएंट कॉज नहीं माना जाएगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सफिशिएंट कॉज के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज आप विथआउट सफिशिएंट कॉज अगर आप विथआउट सफिशिएंट कॉज क्या करते हो, मना कर देते हो, तो ही ये सब प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होंगे। जो 59 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ना कि नेम ऑफ एनी पर्सन इज विथआउट सफिशिएंट कॉज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी या आफ्टर हैविंग बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर विथआउट सफिशिएंट कॉज ओमिटेड। तो सफिशिएंट कॉज क्या माना जाएगा वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद 59 सबसेक्शन 3 जो है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। 59 सबसेक्शन 3 जो इसमें क्या बोला गया है,
इवन ड्यूरिंग द अपील बीइंग प्रेफर्ड, जब अपील करी गई है उस दौरान भी, नो इंटरिम रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज टू ट्रांसफर द सेम एंड पर्सन एक्वायरिंग द सेम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट अनलेस द वोटिंग राइट सस्पेंडेड बाय द ट्रिब्यूनल। तो अपील चल रही है, अगर उस दौरान जो होल्डर है वो किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो क्या वो कर सकता है? द आंसर इज यस। और जिसको भी वो ट्रांसफर करेगा उसके पास वोटिंग राइट आ जाएंगे, वो वोट भी कर सकता है। हाँ, तब नहीं आएंगे जब वोटिंग राइट को सस्पेंड कर दिया गया बाय द ट्रिब्यूनल। तो ये आप याद रखोगे 59 सबसेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, उसके बाद 59 सबसेक्शन 4 जो है उसके अंदर क्या बोला गया है? उसके अंदर ये बोला गया है कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सकरा 1956 या सेबी एक्ट या फिर कोई भी दूसरा एक्ट या एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑन एन एप्लीकेशन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, डिपॉजिटरी कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज या सेबी, ट्रिब्यूनल जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कंपनी या डिपॉजिटरी को टू सेट राइट अ कॉन्ट्रावेंशन एंड ऑर्डर द रेक्टिफिकेशन। तो इस केस में भी ट्रिब्यूनल जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कंपनी या डिपॉजिटरी को कि वो कॉन्ट्रावेंशन को सही करे और रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर जो है वो पास करा जा सकता है। उसके बाद में इसमें एक चीज लिखी है कि ऑफेंस एंड कंपाउंडेबिलिटी। इसमें कोई भी कंपनी अगर कंप्लाई नहीं करती ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल से तो कंपनी शैल बी लाइबल फॉर द फाइन ऑफ मिनिमम ₹1,00,000, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 5 lakh, and in addition every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment। वो मैक्सिमम 1 साल का हो सकता है या फाइन जो कि मिनिमम 1 लाख का हो सकता है, मैक्सिमम 3 लाख का हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है। और ये जो ऑफेंस होगा ये कंपाउंडेबल है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात हो रही है तो यहाँ पर कंपाउंडेबल है। पहले जो हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था हमने? 58 के अंदर, वहां पर वो कंपाउंडेबल नहीं था बिकॉज वहां पे इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन था। तो ये पूरी चीज आपको इसमें याद रखनी है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो खत्म हो जाता है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन द रिविजन ऑफ द प्रोविजन डिस्कस्ड एंड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।